हेलो बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे एलॉय फॉर्मेशन की। तो एलॉय फॉर्मेशन की अगर बात किया जाए तो एलॉय क्या होता है? सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड, दो या दो से अधिक मेटल जब एक मतलब यूनिफॉर्मली आपस में क्या है एक मिक्सचर बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोला जाता है? एलॉय बोला जाता है। और ये एलॉय जो होता है इसको एक और नाम से जाना जाता है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड। एलॉय फॉर्मेशन के लिए जो एलिमेंट है, जो मेटल है, उनका साइज डिफरेंस मैक्सिमम जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए बेटा? 15% के आसपास होना चाहिए। 10 से 15% रहे तो एलॉय का फॉर्मेशन होगा, उससे ज्यादा रहे तो नहीं होगा। दूसरी चीज मैंने ये बताया था कि अमलगम जो होता है एलॉय होता है किस चीज के साथ? मरकरी के साथ। जैसे सोडियम मरकरी के साथ एलॉय बनाया तो उसे क्या बोल दिया? सोडियम अमलगम। जिंक ने बनाया जिंक अमलगम। और भी मैंने कुछ बातें बताई थी कि FeCONi, टंगस्टन और प्लेटिनम ये अमलगम नहीं बनाते हैं। और इसका रीजन क्या है? हाई साइज डिफरेंस। मतलब मरकरी के साथ इसका साइज डिफरेंस क्या होता है? 15% से ज्यादा होता है, इसलिए एलॉय नहीं बनाते हैं। चलिए आज के लेक्चर में हमें स्टार्ट करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। जैसे मान लो कि कोई मेटल लैटिस है एम, ये सॉलिड है, तो हमने क्या किया? इससे एक मेटल एटम को निकाला। इसके लिए हमें क्या देना पड़ा बेटा? सब्लिमेशन एनर्जी। उस मेटल एटम को हमने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन निकाला। जैसे मान लो कि क्या कर दिया? IU1 दिया। तो यहां से क्या बन जाएगा? M+1 गैसियस। मान लो कि यहां से और एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो अब हमें IE2 देना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा? M गैसियस 2+ आयन। और अगर निकालना है एक इलेक्ट्रॉन तो हमें क्या देना पड़ेगा? IE3 देना पड़ेगा। और यहां से क्या बन जाएगा? M3+ आयन गैसियस। अब ये जो आयन का फॉर्मेशन हुआ है कैटायन, इसको एक्वस मीडियम में डालते हैं तो अब इसी बात है क्या होगा बेटा? इसका हाइड्रेशन होगा। मतलब H2O चारों तरफ से इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, सोलुलाइसिस होगा, चारों तरफ से सॉल्वेंट H2O जो है इसको एक्वेट करेगा और एक्वेटेड आयन बनेगा। तो यहाँ पर M3+ जो बना वो कैसा आयन बन गया बेटा? एक्वेटेड आयन। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ एनर्जी आपने दिया, सब्लिमेशन एनर्जी। यहाँ पर आपने एनर्जी दिया बेटा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। और यहां से एनर्जी क्या होगा बेटा? रिलीज होगा। इस पूरे प्रोसेस में अगर देखा जाए तो कुछ एनर्जी हमें देना पड़ रहा है और कुछ एनर्जी क्या हो रहा है बेटा? रिलीज हो रहा है। अगर रिलीज होने वाली एनर्जी दिए गए एनर्जी से ज्यादा है तो अपन क्या बोलेंगे कि ये प्रोसेस जो होगा स्पॉन्टेनियस होगा। और दी गई एनर्जी अगर मिलने वाली एनर्जी से कम है तो अपन क्या बोलेंगे बेटा? कि ये प्रोसेस जो होगा स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अब किसी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस को पता करने के लिए, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि M+3 आयन से या M से M+3 आयन बनना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस, तो हम क्या करेंगे? इस एनर्जी, इस एनर्जी, इस एनर्जी, इस एनर्जी, दिए गए एनर्जी का सम करेंगे। फिर मिलने वाले एनर्जी को भी देखेंगे और अगर मिलने वाली एनर्जी ज्यादा हो गई तो अपन क्या बोल देंगे? ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। मतलब M से M+3 का बनना कब स्पॉन्टेनियस होगा? जब इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी क्या हो रहा होगा बेटा? रिलीज हो रहा होगा। लेकिन अगर पूरे प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा होगा तो ये प्रोसेस कैसा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। कहने का मतलब है कि अगर पूरे प्रोसेस में एनर्जी क्या हुआ? रिलीज हुआ, तो अपन बोल देंगे कि स्पॉन्टेनियस है। लेकिन पूरे प्रोसेस में एनर्जी रिलीज नहीं हुआ, एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, तो अपन क्या बोलेंगे? कि प्रोसेस जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो इस तरह से स्पॉन्टेनिटी हम लोग चेक करने के लिए इतने एनर्जी का डेटा हमें याद रखना पड़ेगा। तो इस चीज को आसान करने के लिए हमें एक टर्म दे दिया गया जिसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोल दिया गया बेटा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि E जो है M से M+3, इसका कुछ वैल्यू दिया गया रहता है। जैसे मान लो कि ये पॉजिटिव है, इसका मतलब M से M+3 जाना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है।
जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना ज्यादा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। लेकिन अगर कहीं बोला गया कि E जो है M से M+3 जाना, निगेटिव इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो अपन क्या बोलेंगे कि M से M+3 जाना नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब ये प्रोसेस नहीं होगा, खुद से तो नहीं होगा, स्वतः नहीं होगा, सेल्फ नहीं होगा, इसके लिए एनर्जी हमें देना पड़ेगा। लेकिन M से M+3 के लिए अगर पॉजिटिव दे दिया गया, इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस है। तो इतने एनर्जी का डेटा याद करने से ज्यादा बेटर है कि क्या याद किया जाए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये जो वैल्यू होता है इसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर किसी प्रोसेस के लिए M/M3+ का मतलब क्या हुआ, M से M3+ जाना, ये M सॉलिड है और ये कैसा है, इक्वेटेड है। अगर पॉजिटिव है तो अपन क्या बोलेंगे, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। M से M+3 जाना, अगर इसका E0 वैल्यू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव है, तो अपन क्या बोलेंगे बेटा जी कि ये प्रोसेस जो है नॉन स्पॉन्टेनियस है। बाकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप और ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, हमें कुछ ट्रेंड यहां पर याद रखना है। मैंने क्या बताया कि यहां से M आयनाइजेशन एनर्जी आपने दिया I1 + I2 + I3 + I4, इस तरह से N, मतलब इसके N इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो यहां पर क्या बन जाएगा, Mn+। अब इसको H2O के साथ H2O में डाला तो हाइड्रेशन एनर्जी कुछ रिलीज होगा, और ये Mn+ जो गैसियस है वो किस चीज में कन्वर्ट हो गया, एक्वेटेड में। अब M+3 से +2 जाना, +3 से +2 में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी डेटा के आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसका है बेटा, कोबाल्ट का है, और सबसे कम किसका है, क्रोमियम का है। इसमें भी अगर देखा जाए तो ये तीनों कैसे याद करेंगे, करती वह फैशन मंडे को। कर मतलब क्रोमियम, T मतलब टिटेनियम, V मतलब वेनेडियम, Fe मतलब आयरन एंड Mn मतलब मैग्नीज, CO मतलब कोबाल्ट। कहने का मतलब है कि कोबाल्ट +3 से +2 जाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा रखता है। ये 3 वैल्यू पॉजिटिव है और ये 3 वैल्यू क्या है बेटा, निगेटिव है। तो कहने का मतलब है कि M+3 से +2 में जाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसका है बेटा, कोबाल्ट की है। ये स्पॉन्टेनियस है, ये स्पॉन्टेनियस, ये स्पॉन्टेनियस, और तीनों में सबसे ज्यादा स्पॉन्टेनियस कौन है, कोबाल्ट +3 से +2 का जाना। सिमिलरली क्रोमियम की अगर बात किया जाए तो ये +3 से +2 में जाने की टेंडेंसी इसकी सबसे कम है, नॉन स्पॉन्टेनियस में भी सबसे ज्यादा है। अब इसका +3 में, बेटा जी सुने अच्छी तरह से, अगर इसका +3 से +2 में जाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, इसका मतलब इसको खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। और जब खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, इसका मतलब कि यह एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो कभी कभी पूछा जाता है कि इनमें से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आंसर क्या होगा, कोबाल्ट +3। नेक्स्ट एनसीईआरटी में एक और डेटा दिया गया, डेटा के आधार पर आपको ट्रिक बताया गया, करती वह फिर मन को, या करती वह फैशन मंडे को। करती, ये दोनों मिला के हो गया, V से हो गया वह, फिर Fe से लिख लो फिर, और Mn से लिख लो मन, और यहां पर को। क्या याद करेंगे, करती वह फिर मन को। इसी तरह से +2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी है बेटा, कॉपर की, और सबसे कम टेंडेंसी किसकी है, टिटेनियम की। तो कैसे याद करेंगे, टीवी मन कर जन फेंको नी क्यों, टीवी मन कर जन फेंको नी क्यों। इसमें याद रखें कि केवल कॉपर का ही पॉजिटिव है, बाकी सबका क्या है बेटा, निगेटिव है। तो +2 में अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनमें से कौन सा है, तो आंसर क्या हो गया, कॉपर। कॉपर +2 में एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और आप जानते हो भी होंगे कि Cu जो है, Cu अगर +2 की अगर बात किया जाए तो ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये अपने आप को रिड्यूस और सामने वाले को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज। नोट कर ले बेटा। एक चीज और, जैसा मैं हमेशा बोलता आता
कि बेटा आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करनी होती है, एनसीईआरटी पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना होता है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर। आज के डेट में देखा जाए तो ये से क्वेश्चंस कम आते हैं। पहले एक सॉलिड स्टेट टॉपिक होता था, उसमें ये सब सारी चीजें दी गई हैं, तो कभी कभी पूछा जाता था। आप बस याद रख ले कि पैरामैग्नेटिक एग्जाम्पल्स, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको याद कर ले, ताकि आप वैसे जानते होंगे पैरामैग्नेटिक क्या होता है। वह वैसे सब्सटेंसेस जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को वीकली अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह की चीजें आप जानते हैं, तो आप याद कर ले पैरामैग्नेटिक एग्जाम्पल O2 Cu2 प्लस Fe3 प्लस Cr प्लस 3। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए, Fe3O4, Mg, Fe2O4, Zn, Fe2O4। अरे Fe3O4 है ना, एक Fe हटा के यहाँ पर Mg और Zn लाया गया। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस FeCONi, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। FeCONi, गैडोलिनियम एंड CrO2। डायामैग्नेटिक, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल्ड होते हैं, H2O, NaCl एंड बेंजीन। एंटी फेरोमैग्नेटिक MnO। ये सब एग्जांपल इसलिए मैंने बता दिया कि पहले जब सॉलिड स्टेट चैप्टर था आपके सिलेबस में, तब कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते थे। इसमें एंटी फेरोमैग्नेटिक पूछा गया है आपके लेवल के एग्जाम में। ये सब आप याद ही रख लेंगे, है ना। ऐसे क्वेश्चन अब पूछे जाने के चांसेस कम है, लेकिन पूछे गए इसलिए आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर KMnO4 और K2Cr2O7 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बेटा एक आपको मैं क्विक रिव्यू देना चाहूंगा, या इसको आपको एक छोटे चीजों में समराइज करना चाहूंगा कि एक तरफ आपने लिखा K2Cr2O7 और एक तरफ आपने क्या लिखा बेटा, KMnO4। ध्यान रखें दोनों को बनाने का तरीका लगभग सेम है, दोनों का केमिकल रिएक्शन भी लगभग सेम है, दोनों के दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। याद रखिएगा K2Cr2O7 जब बनाना होगा तो क्रोमियम का आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड लेना होगा। क्रोमियम का एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है बेटा, Cr2O3। और जब KMnO4 बनाना है तो मैग्नीज का एम्फोटेरिक ऑक्साइड लेना होगा, और वो क्या होता है बेटा, MnO2। याद रहे Cr2O3 के साथ यहाँ पर FeO भी लेते हैं, तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, FeCr2O4, जिसे क्या बोला जाता है, क्रोमाइट ओर। और इसको बस ऐसे ही लिया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है बेटा, पाइरोलुसाइट ओर। इसमें Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो ऑक्सीडाइज करना है, +6 में ले जाना है। और यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, इसको भी ऑक्सीडाइज करना है। इसको भी कहाँ लेके जाना है बेटा, +7 में लेके जाना है, +6 में लेके जाना है। ऑक्सीडाइज करेंगे तभी तो KMnO4 की तरफ जाएगा। तो सुनेंगे, इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें क्या लेना होगा, O2 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं बेटा, KNO3 भी ले सकते हैं। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो। जैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे बताना ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। और मान लो कि आपने बेसिक मीडियम भी प्रोवाइड किया, मान लो कि आपने KOH ले लिया या NaOH ले लिया। NaOH ही लेते हैं, KOH नहीं लेते हैं। क्यों लेते हैं ये भी आपको आगे पता चलेगा। तो यहां से क्या होता है, Na2CrO4 बनता है। यहां भी आप सेम रिएक्शन करते हैं, KNO3 ले लिया, ठीक है जी, या O2 आपने ले लिया, तो यहां से क्या बन जाता है, MnO4 2-। ये क्या बन जाता है बेटा, मैग्नेट। और ये क्या बन जाता है बेटा, क्रोमेट। अब एक काम हमें करना है कि क्रोमेट को डाइक्रोमेट में चेंज करना है और मैग्नेट को परमैग्नेट में। तो Na2Cr2O7 जो है उसको एसिडिक मीडियम जब प्रोवाइड कराया जाता है तो सॉरी Na2CO4 जो है, जिसे सोडियम क्रोमेट बोलेंगे, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया जाएगा तो Na2Cr2O7 बन जाएगा। जबकि बेसिक मीडियम प्रोवाइड कराया जाएगा बेसिक, तो ये क्या बन जाएगा, क्रोमेट बन जाएगा। मतलब क्रोमेट और डाइक्रोमेट एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, जो कि डिपेंड करेगा रिएक्शन मीडियम के पीएच पर।
अगर रिएक्शन मीडियम एसिडिक है तो रिएक्शन डाइक्रोमेट की तरफ जाएगा और बेसिक है तो क्रोमेट की तरफ जाएगा। यहां की बात करें तो अपने पास क्या है बेटा, MnO4 2 माइनस। MnO4 2 माइनस जो है, ये MnO4 2 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6 है। +7 में ले जाने के लिए हम लोग इसे न्यूट्रल मीडियम या वीकली एसिडिक मीडियम में ले जाते हैं, तो यहां से MnO4 माइनस प्लस MnO2 बनता है, जो कि एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। यहां से +6 का Mn +7 और +4 में चला गया, तो ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ। ये MnO2 जो है वो फिर से रीयूज हो जाता है और फिर से ये रिएक्शन चलता जाता है और हमें MnO4 माइनस मिलता है। ये MnO2 जो है बेटा पाइरोलुसाइड, ये ओर है, इस ओर में कुछ इंप्योरिटी रहे होंगे, इसके वजह से इसका कलर कैसा होता है बेटा, ब्लैक, और इसका कलर MnO2 जो होता है ब्राउन होता है, क्योंकि अब इसमें कोई इंप्योरिटी नहीं है। एक MnO4 की अगर बात किया जाए तो इसका डार्क पर्पल कलर होता है, ठीक है। यहां पर Na2Cr2O4 बना है, प्लस साथ में FeO भी ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है, तो साथ में क्या बन जाएगा, Fe2O3। तो इस तरह से रिएक्शन होता है। आप देख रहे होंगे कि रिएक्शन लगभग एक जैसा दोनों तरफ चल रहा है। दोनों के लिए हमें इनका जो कंपाउंड लेना है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड लेना है, उनको ऑक्सीडाइज करना है बेसिक मीडियम में। पहले इधर क्रोमेट बनेगा, इधर मैग्नेट बनेगा। क्रोमेट को फिर से डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करना है, मैग्नेट को फिर से पर मैग्नेट में कन्वर्ट करना है। अब आपके दिमाग में आएगा, सर ये तो Na2Cr2O7 बना, हमें तो K2Cr2O7 बनाना है। तो इस डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट को आपने KCl से रिएक्शन करा दिया, तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट, कैटायन का एक्सचेंज हुआ और साथ में क्या बन जाएगा, NaCl। सर आप डायरेक्टली अगर यहाँ पर लिए होते NaOH के जगह पे KOH तो आराम से मिल गया होता K2Cr2O7। मैं बोलूंगा नहीं बेटा, ये Na2Cr2O7 जो है या Na2CrO4 जो है, ये वाटर सोल्यूबल है, इसकी सोल्युबिलिटी K2Cr2O7 से ज्यादा है, और ये क्या है बेटा, इनसॉल्युबल। तो एक इनसॉल्युबल मिक्सचर में से, इनसॉल्युबल और सॉल्युबल के मिक्सचर में से सॉल्युबल को निकालना है, तो जितना ज्यादा सॉल्युबल होगा उतना हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा। इसलिए हम लोग NaOH का यूज किए हैं, KOH का यूज नहीं किए हैं। चलिए अब रिएक्शन को अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहले K2Cr2O7, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। बनाने का तरीका, आपने क्या लिया बेटा, यहां पर लिया क्रोमाइट ओर। इस ओर का नाम क्या है, क्रोमाइट। इस क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला क्या बताया बेटा, FeO + Cr2O3 मतलब FeCr2O4, जिसमें Cr2O3 जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड है और FeO जो है वो बेसिक ऑक्साइड है। और ये मैं पहले बता चुका हूं कि +2 में अगर इनका ऑक्सीडेशन स्टेट है तो बेसिक है, क्रोमियम +3 का एम्फोटेरिक होता है। इसके साथ इसका रिएक्शन करा दिया NaOH का। Na2CO3 भी बेसी है बेटा, क्योंकि इसको हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या बनेगा, H2CO3 + NaOH। और H2CO3 जो होता है कार्बोनिक एसिड, एक वीक एसिड होता है। NaOH है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब ओवरऑल मीडियम हमने कैसा लिया है, बेसिक। साथ में O2 क्यों लिया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए। अब बताना ये बेस किस पर जाके, NaOH किस पर जाके अटैक करेगा, खुद बेस है तो बेस पे तो अटैक करेगा नहीं मेरे भाई, कहां जाके अटैक करेगा, एसिड पर। अब एसिड तो है नहीं कि, लेकिन एम्फोटेरिक में कंपाउंड में एसिडिक एंड बेसिक दोनों बिहेवियर होते हैं, इसलिए NaOH का अटैक कहां होगा, Cr2O3 में होगा, FeO पे नहीं होगा। मतलब सोडियम जो जाएगा वो कहां पर जाएगा, क्रोमियम के साथ जाएगा। और चूंकि यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए O2 हमने लिया है, तो FeO भी ऑक्सीडाइज होगा, तो क्या बन जाएगा, Fe2O3, और Cr2O3 में Cr+3 से ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगा, Na2CrO4, जो कि +6 में आ गया। इसे बोला जाएगा बेटा सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट, क्रोमेट का कलर कैसा होता है, येलो, और चूंकि सोडियम का है तो ये सोडियम क्रोमेट कैसा होगा, येलो। प्रेसिपिटेट ना होके क्या होगा, सॉल्युबल, क्योंकि सोडियम पोटेशियम के जितने भी कंपाउंड होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं पानी में, तो ये सॉल्युबल होता है।
अब यहीं पर बेटा जी अगर आपने KOH लिया होता तो यहाँ पर K2CrO4 बना होता, और K2CrO4 की सॉल्युबिलिटी जो होता है वो Na2CrO4 से कम होता है, तो कम सॉल्युबल है तो ये इनसॉल्युबल में से अच्छी तरह से अलग नहीं हो पाएगा, फिल्टर नहीं हो पाएगा। लेकिन ये मोर सॉल्युबल है तो अच्छी तरह से फिल्टर हो जाता है, इसीलिए NaOH की जगह पर KOH लेना फायदेमंद नहीं है, घाटे का सौदा है। अब ये जो येलो सॉल्यूशन बना क्रोमेट का, इसे हमें डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करना है, तो कौन सा मीडियम हम लोग प्रोवाइड करेंगे? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं बेटा? H2SO4 लेते हैं। H2SO4 डालते हैं तो होता है एक्चुअली क्या है, ये डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर डाइक्रोमेट में बेस डालते हैं तो इस किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस Na2CR2O7 को K2Cr2O7 में कन्वर्ट करने के लिए फिर से इसमें क्या डालते हैं बेटा? KCl, आयन का एक्सचेंज हो जाता है। फिर से वही बात कि सर डायरेक्टली क्यों नहीं लिया? जवाब आपके सामने है कि Na2CR4 की सॉल्युबिलिटी K2Cr4 से ज्यादा होती है। जल्दी बेटा जी फटाफट नोट कर लें। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, Na2CR2O7 इज हाइग्रोस्कोपिक, मतलब पानी को सोखने वाला होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? पानी को सोखने वाला। सो इट कैन नॉट बी यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। बेटा पानी को सोखने वाला है, इसका मतलब अगर एनवायरनमेंट में मॉइस्चर रहा तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। आप मान लो कि लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और 2 दिन पहले आपने क्या बनाया था? Na2CR2O7 बनाया था, इसका एक सोल्यूशन बनाया था। इस सोल्यूशन का मोलरिटी आपने 1 मोलर रखा था, मतलब 1 मोल पर लीटर। आपको आने वाले कल के दिन एक्सपेरिमेंट करना था कुछ, तब तक पता चला कि बहुत बारिश हुई, एनवायरनमेंट में बहुत सारा मॉइस्चर हो गया। अब चूंकि ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब इसमें पानी का मात्रा बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है मोलरिटी कम हो जाएगा। ये मान लो कि 0.8 हो गया। अब आपको तो पता है कि हम 1 मोलर सोल्यूशन बनाए हैं, लेकिन एक्चुअल में सोल्यूशन कैसा है बेटा? 0.8 मोलर। तो जो भी रिजल्ट आएंगे एक्यूरेट आएंगे कि इनएक्यूरेट आएंगे? इनएक्यूरेट। मतलब जो भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे वो सही होगा कि गलत हो जाएगा? गलत हो जाएगा डेटा। इसलिए हम लोग इसे प्राइमरी स्टैंडर्ड के रूप में नहीं यूज करते हैं, K2Cr2O7 को यूज कर सकते हैं, क्योंकि K2Cr2O7 जो होता है हाइग्रोस्कोपिक नेचर का नहीं होता है। K2Cr2O7 can be used as primary standard in volumetric analysis. Na2Cr2O7 is more water soluble. Na2CrO4 भी लिख सकते हैं, ये भी जो है Na2CrO4 जो है वो पानी में ज्यादा soluble होता है as compared to K2Cr4, तो जिसे फिल्टर आउट करना बहुत आसान होता है और हम लोग प्रोडक्ट की तरफ आसानी से पहुंच जाते हैं। नोट कर लिया जाए बेटा। अब इनके स्ट्रक्चर की तरफ चले तो ये है बेटा क्रोमेट आयन, और ये क्या है बेटा? डाइक्रोमेट आयन। जहां कहीं भी Cr दिखे ना बेटा, उसको सल्फर से थोड़ा सा एनालॉजी करना। देखो सल्फेट आयन में भी सल्फर पे +6 होता है, और Cr2O7 H2O7 2- के जैसा है। जैसे SO4 2- होता है वैसे CrO4 2-। जैसे H2O7 पायरोसल्फेट आयन, उसी तरह से Cr2O7 माइनस आयन बनता है। अब अगर देखा जाए तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। 4 सिग्मा है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा क्रोमियम का, और यहां भी क्रोमियम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। बेटा Cr पे +6 से यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहां भी Cr पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए ये D0 कॉन्फ़िगरेशन में होंगे। क्योंकि क्रोमियम की अगर बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप क्या लिखते हो? DS4S1 3D5, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो D0 हो गया। यहां पर भी D0 हो गया। आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि D0 एंड D10 जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। D0 और D10 क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। और D0 D10 में अगर कलर आ जाए किसी वजह से तो वो वजह कुछ और नहीं, चार्ज ट्रांसफर होता है। DD ट्रांजिशन तो नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि D में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना। तो D0 है और फिर भी ये येलो कलर का है, इसका मतलब ये येलो कलर क्यों आया? ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। K2Cr2O7 जो होता है ऑरेंज कलर का होता है, यहां भी D0 है
ये ऑरेंज कलर क्यों आया है बेटा? ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो क्रोमियम के पास कोई p नहीं बचा, क्योंकि तीनों p तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट हो गए। तो अब क्रोमियम ने जो पाई बॉन्ड बनाया होगा p से तो नहीं बनाया होगा, d से बनाया होगा, और ऑक्सीजन के पास तो p ही होता है, तो इसका d और इसका p मिलके d पाई p पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसमें सभी के सभी बॉन्ड क्या है बेटा? d पाई p पाई। ये देखो रेजोनेंस आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में, रेजोनेंस होने के कारण सभी के सभी बॉन्ड कैसे हैं? इक्विवेलेंट। तो ऑल CRO बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। यहां की बात करें, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, जितने भी पाई बॉन्ड बने होंगे d पाई p पाई बने होंगे, लेकिन इसमें सभी बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है। ये 3 और ये 3 बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगे, लेकिन बीच वाला इक्वल नहीं होगा, क्योंकि जब ये रेजोनेंस करेगा तो ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये वाला बॉन्ड लेंथ कुछ अलग होगा इनसे, लेकिन हाँ ये तीनों बॉन्ड लेंथ अलग होंगे, ये तीनों बॉन्ड लेंथ अलग होंगे, मतलब ये 6 बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगे, जो कि इन दोनों से डिफरेंट होंगे। ये दोनों, ये A और B आपस में क्या है? इक्वल है। लेकिन अगर इस बॉन्ड लेंथ को P मान लिया जाए तो ये भी P होगा, ये भी P होगा, जो A और B से अलग होगा। इसको अगर Q मान लो तो ये A, ये भी Q, ये भी Q, ये भी Q, जो कि A और B से अलग होगा। हाँ, P और Q आपस में क्या होंगे? सेम होंगे। तो मैक्सिमम 6 CRO बॉन्ड ये तीनों और ये तीनों आपस में आइडेंटिकल है। नोट कर लिया जाए बेटा जी। ये डाइक्रोमेट है, अब हम इसके कुछ केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट। याद रखना, चाहे KMnO4 हो चाहे K2Cr2O7, हीटिंग इफेक्ट की अगर आप बात करोगे तो जैसे जैसे बना था वैसे वैसे टूटेगा। बेटा याद करिए, K2Cr2O7 कैसे बना था? सर K2Cr2O7 जो बना था वो Cr2O3 से बना था। क्रोमाइड और लिया था FeCr2O4, और वो कॉम्बिनेशन 2 कंपाउंड का था FeO प्लस Cr2O3। Cr2O3 पहले क्या बना था? क्रोमेट, और क्रोमेट से क्या बना था? डाइक्रोमेट। तो जब इसको भी हीट करेंगे तो सबसे पहले क्या बनेगा बेटा? क्रोमेट, उसके बाद Cr2O3, और साथ में क्या मिलेगा? O2, क्योंकि O2 भी यूज हुआ था ना। अरे O2 भी यूज किया गया था ना। अब याद करो, Fe2Cr4 का रिएक्शन आपने Na2CO3 प्लस O2 से कराया था, तो क्या बना था? Cr2O3 आपने लिया था, तो क्या बना था? पहले क्रोमेट, और क्रोमेट बना था, क्रोमेट से डाइक्रोमेट बना था। इस डाइक्रोमेट को हीट किया तो जिन जिन चीजों से बना था वैसे वैसे स्टेप वाइज ये टूटेगा। क्या क्या बनेगा? Cr2O3 प्लस क्रोमेट प्लस O2। चूंकि ये O2 दे रहा है इसलिए क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यही O2 ऑक्सीडाइज करने का काम करता है। K2Cr2O7 में Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, अपने हाईएस्ट में है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ये वर्क करता है। दूसरा, क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आर इंटर कन्वर्टेबल डिपेंडिंग ऑन द मीडियम प्रोवाइडेड। ये अभी कुछ देर पहले बताया कि अगर इसमें बेसिक मीडियम डाला जाता है तो ये क्रोमेट में कन्वर्ट होगा, और एसिडिक मीडियम में ये क्रोमेट जो है डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होगा। 1 मिनट, हाँ, मतलब डाइक्रोमेट से क्रोमेट जाना है तो बेसिक मीडियम, और क्रोमेट से डाइक्रोमेट जाना है तो एसिडिक मीडियम। अब K2Cr2O7 को अगर H2O2 के साथ रिएक्शन कराते हैं ईथर में, H2O2 क्या है बेटा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो एक पेरोक्सी लिंकेज वाला कंपाउंड बनता है जो कि बहुत फेमस आपने सुना होगा, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, CrO5, जिसका लाइट ब्लू कलर होता है ईथर के अंदर। तो ये CrO5 का बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या है? पेरोक्सी लिंकेज है। इसमें Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बेटा? +6। नोट कर लिया जाए। आगे केमिकल रिएक्शन की अगर बात करें तो चूंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो कोई एलिमेंट अपने इंटरमीडिएट या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ना हो तो उन्हें ऑक्सीडाइज कर देगा। जैसे Fe+2 को यहां पर हमने क्या लिया है? एसिडिफाइड K2Cr2O7, मतलब एसिडिक मीडियम भी प्रोवाइड किया है, मतलब साथ में हमने H2SO4 भी लिया होगा। याद रहे, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ HCl का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि HCl का यूज करेंगे तो Cl अपने -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कहीं उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से यही ना ऑक्सीडाइज हो जाए। इसलिए हम लोग H2SO4 का यूज करते हैं, क्योंकि सल्फर अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो फिर से ऑक्सीडाइज होने के चांस नहीं है, इसलिए हम लोग H2SO4 यूज करते हैं एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए।
तो अगर K2Cr2 साथ में H2SO4 ले लिया जाए तो Fe+2 को यह किस चीज में कन्वर्ट कर देगा, Fe+3 में। SN+2 को SN+4 में, चूंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना बेटा, तो इन्हें ऑक्सीडाइज करना शुरू करेगा। SN+2 को SN+4, सल्फाइड आयन को सल्फर, नाइट्राइड को नाइट्रेट, सल्फाइड को सल्फेट। बेटा ये इथाइल अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया था यार। ड्रंकन ड्राइविंग टेस्ट याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Br-I- को Br2 और I2 में कन्वर्ट कर देता है और खुद Cr+3 में रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि अभी इस बात, किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद तो रिड्यूस ही होगा ना यार। Cr+3 का कलर कैसा हो जाता है बेटा? ये ग्रीन हो जाता है। कैसा कलर हो जाता है बेटा? ग्रीन हो जाता है। अब आगे की अगर बात करें, ड्रंक एंड ड्राइविंग टेस्ट मैंने बताया था ना, अगर कोई मान लो कि ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा है, इथाइल अल्कोहल कंज्यूम किया है, तो उसको बोला जाएगा कि भाई एक बोतल है, उसमें क्या रखा हुआ है, K2Cr2O7 का सोल्यूशन, जो कि ऑरेंज दिख रहा होगा। बोला जाएगा भाई इसमें फूको, जैसे फूकेगा इथाइल अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और वो ऑरेंज कलर का बोतल धीरे धीरे ग्रीन होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब उसने ड्रिंक किया था। कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ड्रिंक नहीं किया था। तो ड्रंक एंड ड्राइविंग टेस्ट में क्या यूज किया जाता है? एसिडिफाइड K2Cr2O7। नोट कर लिया जाए बेटा रिएक्शन को। एक टेस्ट है जो कि सॉल्ट एनालिसिस में भी मैंने पढ़ाया था, हालांकि यहाँ फिर से दोबारा है तो मैं बता दे रहा हूँ। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट कौन देता है बेटा? गिवन बाय ऑल आयनिक क्लोराइड। जितने भी आयनिक क्लोराइड होते हैं जो कि सॉल्युबल होते हैं वही देते हैं। तो आयनिक के साथ साथ सॉल्युबल जैसे NaCl, KCl, RbHcl ये सब देंगे, बट डू नॉट गिवन बाय इनसॉल्युबल और कोवेलेंट क्लोराइड। इनसॉल्युबल जैसे आयनिक है लेकिन ये कैसा है? इनसॉल्युबल है। AgCl कैसा है? इनसॉल्युबल है। तो ये सब ये टेस्ट नहीं देंगे। इसके लिए हमने क्या लिया? क्लोराइड आयन लिया और इसका रिएक्शन K2Cr2O7 से कराया एसिडिक मीडियम में। तो हमें ऑरेंज रेड कलर का CrO2Cl2, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमाइल क्लोराइड मिलता है, जो कि बेसिक मीडियम में येलो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है Na2CrO4 में। अब इसके आगे का रिएक्शन आप जानते हैं कि अगर H2O2 के साथ रिएक्शन करा दिया गया तो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर ब्लू कलर का मिलेगा, और अगर इसमें Pb+2 डाल दिया गया तो PbCrO4 बनेगा, जो कि कैसा होगा? येलो कलर का। लेकिन इस बार सॉल्यूशन होगा कि प्रेसिपिटेट होगा बेटा? प्रेसिपिटेट। और ये सब चीजें मैंने सॉल्ट एनालिसिस में भी आपको पढ़ाई है। नोट कर लिया जाए। एक रिकैप, एक रिवीजन यहां पर हो गया। नेक्स्ट अपन आते हैं KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट। याद रखें, जैसे जैसे हमने क्रोमेट डाइक्रोमेट बनाया था वैसे ही पोटेशियम मैग्नेट पर मैग्नेट बनेगा। वहां पर हमने Cr2O3 प्लस FeO लिया था। यहां पर हम MnO2 लेंगे क्योंकि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है और ये ओर के फॉर्म में हमने लिया है, तो उसका नाम क्या होगा? पाइरोलुसाइड। When pyrolusite is filled with alkaline metal hydroxide, वहां पर NaOH लिया था, यहाँ पर डायरेक्टली आप KOH ले सकते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वहां पर O2 लिया था, यहाँ पर O2 या KNO3 कुछ भी ले सकते हैं। देन ग्रीन कलर्ड K2MnO4, जिसे क्या बोला जाएगा? ग्रीन कलर्ड K2MnO4 मतलब मैग्नेट इज कम ऑब्टेन्ड। दिस KMnO4 वहां पर क्रोमेट डाइक्रोमेट में कब कन्वर्ट हुआ था? जब एसिडिक मीडियम रखा था, और बेसिक मीडियम से डाइक्रोमेट क्या बना था? क्रोमेट। यहाँ पर KMnO4 को डिस्प्रपोर्शनेट कराया जाता है, अभी कुछ देर पहले बताया, इन एसिडिक मीडियम टू गिव पर्पल कलर KMnO4, डार्क पर्पल कलर होता है, एंड MnO2। इस MnO2 को फिर से यूज कर लिया जाता है। Green color KMnO4 can also oxidize to purple color KMnO4 by electrolytic oxidation। हमें तो ऑक्सीडाइज ही कराना है ना बेटा, या तो एसिडिक मीडियम में आप डिस्प्रपोर्शनेशन करा दो या इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करा दो, उससे क्या हो जाएगा? MnO2 पाइरोलुसाइट लिया, ये ब्लैक कलर का, और इसके साथ रिएक्शन किस चीज का रखा रहा है? KOH का, और साथ में O2 ले लिया या फिर KNO3 ले लिया। यहां से क्या बन जाएगा बेटा? तो यहां से बन जाएगा आपको K2MnO4। क्या बन जाएगा? K2MnO4, जो कि ग्रीन कलर का होगा। ये ग्रीन कलर K2MnO4 जो है, इसमें H+ अगर आपने मिला दिया एसिडिक मीडियम में तो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा, और क्या बन जाएगा बेटा? यहां पर KMnO4 और साथ में क्या मिलेगा? MnO2। ये डार्क पर्पल कलर का बनेगा, और ये जो MnO2 बना है
ये ब्राउन कलर का इस पर मिलेगा। सर ये MnO2 ब्लैक था, क्यों? क्योंकि उसमें इम्प्योरिटी थे। इस MnO2 को फिर से रिसाइकिल कर लिया सकता है, इसको फिर से यूज किया जाता है। अब एनसीईआरटी जो एक लाइन लिखता है कि ये जो K2MnO4 है जो कि ग्रीन कलर का था, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन से भी KMnO4 में कन्वर्ट किया जा सकता है। कमर्शियली ये काम किया जाता है। नेक्स्ट एक लैब मेथड है, नोट कर लिया जाए इसे। फिर एक लैब मेथड आएगा, लैब मेथड में Mn+2 लिया जाता है और इसका ऑक्सीडेशन पर सल्फेट H2O8 से कराया जाता है, तो डायरेक्टली क्या बन जाता है? MnO4-, मतलब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा। और साथ में क्या बन जाता है? सल्फेट आयन। तो इसमें Mn का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन, और पर सल्फेट आयन जो है उसके पर ऑक्साइड लिंकेज का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। Mn+2 से +7 में चला गया, तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो भाई रिडक्शन किसका हुआ? भाई सल्फर तो यहाँ भी +6 में है, यहाँ भी +6 में है। यहाँ का ऑक्सीजन कितना में है बेटा? -1 में। और यहाँ सभी ऑक्सीजन कितना में चला है? -2 में। याद रखें, इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन जो होगा वो Mn+2 का हुआ है, और जो रिडक्शन वो जो हुआ ऑक्सीजन का हुआ है -1 से -2 में, जो परऑक्साइड लिंकेज वाला ऑक्सीजन। नोट कर लिया जाए। अब इसके बाद चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। तो ये है मैग्नेट। मैग्नेट का कलर क्या बताया था बेटा? ग्रीन। और परमैग्नेट का कलर क्या बनाया था बेटा? पर्पल, डार्क पर्पल लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया था क्रोमियम को सल्फर से एनालॉजी ले लो, उसी तरह से मैग्नीज को क्लोरीन से, जैसे ClO4 होता है ना बेटा, उसी तरह से स्ट्रक्चर। यहां भी हाइब्रिडाइजेशन अगर देखा जाए 1 2 3 4 सिग्मा sp3, तो जो भी पाई बॉन्ड होंगे वो क्रोमियम के d ऑर्बिटल को यूज करेंगे, क्योंकि p तो हाइब्रिडाइजेशन में यूटिलाइज हो गया है। तो जितने भी पाई बॉन्ड है 2p पाई 3d पाई से बने हैं। Mn यहाँ पर +6 में है और यहाँ पर Mn+7 में है। +6 में है तो D1 है, तो इसका कलर कैसा होगा? ग्रीन, ड्यू टू dd ट्रांजिशन। ये +7 में है तो D0 है, और ये पर्पल है। क्यों? अब dd ट्रांजिशन तो हो नहीं सकता ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। ये टेट्राहेड्रल है, बॉन्ड एंगल 109 मिनट होगा। ये भी टेट्राहेड्रल है, बॉन्ड एंगल 109 मिनट होगा। इसमें जितने भी MnO बॉन्ड होंगे आइडेंटिकल होंगे, इक्वल होंगे। क्यों भाई? क्योंकि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ भी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसमें भी जो चारों बॉन्ड लेंथ होंगे आइडेंटिकल होंगे। लेकिन हाँ, इसका बॉन्ड ऑर्डर और इसका बॉन्ड ऑर्डर अलग अलग होगा, क्योंकि इसमें एक पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा है। तो इसका टोटल बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6/4, 4 ऑक्सीजन है। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 7/4। ये कैसा है? D1 है, एक इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक है। ये D0 है तो क्या है? डायमैग्नेटिक। लेकिन एनसीईआरटी एक लाइन लिखता है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म शो करता है, ठीक है ना। और इसका एक्सप्लेनेशन आगे चल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मिलता है, जो कि हमारे स्कोप से बाहर की चीजें हैं। नोट कर लिया जाए। अब इनके कुछ केमिकल रिएक्शन, इसके कुछ इफेक्ट देखा जाए। हीटिंग इफेक्ट, जैसे आपने K2Cr2O7 को हीट किया था तो Cr2O3, उसके बाद K2Cr4 और O2 मिला था। जैसे जैसे बना था वैसे वैसे टूटा था। MnO4 कैसे कैसे बना था? MnO2 मिला था, K2MnO4 मिला था और O2 मिलेगा, K2MnO4। क्योंकि MnO2 से पहले क्या बना था? K2MnO4, उसमें क्या मिलाया था? O2। तो जब इसको हीट करेंगे तो इन चीजों में ब्रेक डाउन हो जाएगा। KMnO4 को जब H2SO4 के बारे में जानते हैं कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो हुआ क्या होगा कि 2 KMnO4 की यूनिट आए होंगे, यहां से H2O निकला होगा, एक ऑक्सीजन, और 2 K मिल के SO4 को निकाला होगा, तो K2SO4 + H2O + Mn2O7 बनेगा। ये Mn2O7 जो है ग्रीन कलर का ऑयली एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है। तो कहीं भी आपको ग्रीन कलर ऑयली एक्सप्लोसिव मटेरियल की बात आ जाए तो याद रखना वो Mn2O7 होता है। रिएक्शन कैसे? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है।
यहां पर क्या हुआ, K2SO4 निकला, H2O निकला और क्या निकला बेटा, MnO7। आगे चलते हैं। KMnO4 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चाहे आप एसिडिक मीडियम में यूज करो, चाहे न्यूट्रल या फिर बेसिक मीडियम में, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हाँ, याद रखेंगे, रिडॉक्स में आपने पढ़ा भी होगा कि MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में +2 में जाता है, न्यूट्रल या वीक अल्कलाइन मीडियम में +4 में जाता है MnO2 में, और स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन मीडियम में MnO4 2 माइनस में जाता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है। अगर रिएक्शन आपसे पूछा जाए और केवल बेसिक बोला गया तो आप स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन नहीं एज्यूम करेंगे, वीकली अल्कलाइन मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपने लेवल पे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर क्योंकि देखा जाए तो दो ही तरह के रिएक्शन हमारे पास अवेलेबल है, अपने एनसीईआरटी ने भी दे रखा है, एसिडिफाइड KMnO4 एंड न्यूट्रल KMnO4। न्यूट्रल KMnO4 या इसी को वीकली अल्कलाइन KMnO4 किया जाता है। तो ये एसिडिफाइड है और ये क्या है, न्यूट्रल या वीकली अल्कलाइन। चलो दोनों में देख लेते हैं। तो बताना एसिडिफाइड KMnO4 किस चीज में कन्वर्ट होता है, Mn+2 में। तो इधर Mn+2 पिंक कलर, लाइट पिंक कलर या बफ कलर कहते हैं। Fe+2 को Fe+3 में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में, सल्फाइड को सल्फेट में, सल्फाइड को सल्फर में, SO2 को SO3 में, CO2 तो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो नो ऑक्सीडेशन, Cl-, Br-, I- को Cl2 Br2 I2 में, H2C2O4 को CO2 में, H2O3 को S4O6 में, Sn+2 को Sn+4 में, सबको क्या किया, ऑक्सीडाइज किया। न्यूट्रल और वीकली अल्कलाइन KMnO4 की अगर बात करें तो याद रहे बेटा, ये I- को I2 में नहीं, यहां पर देखो I- को किस चीज में, I2 में कन्वर्ट किया था, ये I- को आयोडेट आयन में कन्वर्ट करेगा, याद रखने का बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। ये इसी तरह से H2O3 को सल्फेट आयन में कन्वर्ट कर देता है और Mn+2 को MnO2 में कन्वर्ट कर लेता है। और ये Mn+ को MnO2 में जो कन्वर्ट किया उसे कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्यों भाई, डिस्प्रोपोर्शनेशन का रिवर्स। डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या होता है, एक एलिमेंट होता है जिसका कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वो ऑक्सीडाइज भी होता है, रिड्यूस भी होता है। इसमें रिएक्टेंट में दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक +2 है और ये +7 है, और वो किस में जा रहा है, +4 में जा रहा है। किस चीज में जा रहा है बेटा, +4 में जा रहा है, सॉरी, ये क्या है बेटा, +7 में है, और रिएक्टेंट में क्या लिया है, +2 लिया है, और वो किस चीज में जा रहा है, +4 में जा रहा है। तो ये कैसा रिएक्शन का एग्जांपल हो गया, कम प्रोपोर्शनेशन। फिर से एक बार बोल दो, ये तो याद हो जाएगा। ये दोनों वीकली अल्काइन या न्यूट्रल में बहुत ही ज्यादा ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, ये चीज अपने को याद रखने का। नेक्स्ट, KMnO4 और Mn+2, अभी जब जो मैंने रिएक्शन बताया कम प्रोपोर्शनेशन वाला, इसमें यहाँ पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट और इसका +2 और ये +4 में, मतलब दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड आपस में रिएक्शन किया और इनके बीच का कोई ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, इसी को क्या बोलते हैं, कम प्रोपोर्शनेशन। इसी को उल्टा ले जाओ, +4 से +2 गया और +7 गया, क्या हो जाएगा, रिवर्स रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन। डाइल्यूट H2SO4 को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है, जो कि कुछ देर पहले मैंने बताया। KMnO4 एक सेल्फ इंडिकेटर के जैसा काम करता है, Mn+2 एक ऑटो कैटलिस्ट के जैसा वर्क करता है। KMnO4 क्यों सेल्फ इंडिकेटर के जैसा काम करता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में कुछ अलग कलर में चेंज हो जाता है, पिंक कलर में Mn+2 में। बेसिक मीडियम में अगर देखा जाए तो ये ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है, वीकली अल्कलाइन मीडियम में। तो कलर चेंज हो रहा है। इंडिकेटर क्यों रखते हैं भाई, मीडियम को चेक करने के लिए। तो मीडियम को चेक करने के लिए यूज होता है, या इंड पॉइंट को पता करने के लिए। तो ये इंड पॉइंट खुद ही बता दे रहा है, क्योंकि इसका कलर खुद ही क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है।